नमस्कार दोस्तों। आज मैंने प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। इसमें मुख्यतः गुप्त काल और गुप्त काल के बाद आए वर्धन वंश अर्थात हर्षवर्धन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न को भी मैं यहाँ पे लूँगा जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सिमु किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन वंश का। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? अमरावती में। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में कुछ और तथ्य हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी को उपाधि धारण की थी तथा वेंकटक नामक नगर की स्थापना की थी। इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में। और वहीं से शक संवत का प्रारंभ भी होता है। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किसने किया था? कुषाणों ने। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? 135 वर्ष का। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन वंश। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? पौन चाउ ने। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? कुषाण वंश के। कुषाण वंश का सीमा जो है आपको जो बैक्ट्रिया प्रदेश कहलाता है। बैक्ट्रिया प्रदेश क्या है? तो अभी का जो आप सेंट्रल एशिया देखते हैं जिसमें कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान जैसे देश है, तो वही एरिया को पहले बैक्ट्रिया बोलते थे। ठीक है, तो कुषाण लोग चूँकि उधर से ही आए थे तो उनका जो सीमा है वो बैक्ट्रिया प्रदेश तक फैला हुआ था। इनका जो है जो प्राचीन रेशम मार्ग था जो चीन से होकर जाता था यूरोप की ओर, उन पे इन वंशों का कब्जा था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईस्वी पूर्व से। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेदी वंश से। प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किसके लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। और इन्हीं प्रतिमाओं को हाल में तालिबानियों ने बड़े बड़े तोपला उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उन्हें वो पूरा तरह से नष्ट नहीं कर पाए हैं। आज भी जो यहाँ पे बुद्ध की जो विशाल विशाल प्रतिमाएं हैं जो पत्थर से बनी हुई हैं, उसका अभी भी उसमें अवशेष मिलता है, जबकि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया उसके बाद भी। किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम लिखा मिलता है? कुषाण शासक। भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है? गंधार शैली। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए किसने? कुषाणों ने। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए थे? हुविस्क ने। बुद्ध का अंकन किनके सिक्कों पर मिलता है? कनिष्क के सिक्कों पर। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक। योधेय सिक्कों पे किस देवता का चित्रांकन मिलता है? कार्तिकेय का। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? महायान बौद्ध संप्रदाय से। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? मिनांडर। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश को संस्थापित करने वाले श्रीगुप्त ही थे। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल का। देखिए यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में कुछ जान लीजिए। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो परम भागवत एक उपाधि था जिसे समुद्रगुप्त ने पहले धारण किया था, उसके बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी धारण किया था।
तो देखिए यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में एक और जानकारी बता दूँ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोलते हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त ने काफ़ी सारे युद्ध लड़े और ज़्यादातर युद्धों को जीत लिया। ठीक है, उसने अपने साम्राज्य को बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत किया था, तो इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोलते हैं। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त वंश का शासन को हम लोग गोल्डन एज, गोल्डन पीरियड के नाम से जानते हैं। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था? तो गुप्त वंश का शासन था 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक चला था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। गुप्त काल में भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति नाम का एक पतन था, जिसी से जो कि गुप्त वंश का सबसे महत्वपूर्ण पतन था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है उससे समुद्रगुप्त के शासनकाल और उसका जो सैन्य अभियान था उसका जानकारी मिलता है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दिनार। दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके स्मृति में है बनाया गया था? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के यादगार में वो बनाया गया था। किस शासक ने शक विजेता कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है, क्योंकि इन्हें शकों को हराकर अपने साम्राज्य की भी रक्षा की थी और भारत से शकों को काफ़ी हद तक खदेड़ भी दिया था। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? 242 वर्ष का। गुप्तकालीन रजत यानी कि चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? तो जो चांदी के सिक्के थे उसे रूपक कहते थे और सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे। कुमार गुप्तकालीन वंशोद्भव अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तंतुबाई का। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। राजपूत साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुक्ता किसका आयात किया जाता था? घोड़े का। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? कन्नौज। बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? कुषाण काल में। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदक भागम। ठीक है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदक भागम। तीसरी शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? लोहे के संयंत्र और उपकरण बनाने के लिए। मतलब बहुत ही प्राचीन काल से वारंगल में लोहे के उपकरण, लोहे के संयंत्र बनते थे। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? प्रतिष्ठानपुर को। हर्षचरित नामक पुस्तक रचयिता कौन थे? बाणभट्ट। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध समाज सम्मेलन का आयोजन किया था। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। पहले हर्षवर्धन का राजधानी थानेश्वर था, उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी को कन्नौज बना दिया। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? औरंगाबाद महाराष्ट्र के। किस चीनी यात्री ने गुप्तकालीन भारत की दशा का वर्णन किया था? फौहियान ने। गुप्त काल में चीन से भारत किस वस्तु का आयात किया जाता था? रेशमी कपड़ों का। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट रूप मिलता है अजंता में। किसके स्वर्ण सिक्के में मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक था? स्कंदगुप्त के सिक्कों में।
गुप्त काल का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। किस गुप्तकालीन शासक के शासनकाल में हुनों ने आक्रमण किया था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों ने आक्रमण किया था, जिसमें स्कंदगुप्त ने हुनों को हराकर जीत प्राप्त की थी। मतलब स्कंदगुप्त का जीत हुआ था। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान। बारह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? भगवान विष्णु के सम्मान में। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। ह्वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन को किन नाटकों के रचयिता माना जाता है? तो हर्षवर्धन को 3 नाटकों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला एक मुस्लिम कमांडर था, बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरा आग लगा के बिल्कुल नष्ट ही कर दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में ही तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी विथ नौकरी वालों को कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।